या आप थोड़ा सा मैं आपको जहमत दूंगा, आप सुनेंगे सारे। और उम्मीद है कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ स्किल्स। अब सब लाइफ स्किल्स से वाकिफ़ हो, बट हमने थोड़ा सी टेक्निकली समझने की कोशिश करनी है। लाइफ स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जब तक हमें लाइफ स्किल्स नहीं आते तो गोया वो सारी की सारी एजुकेशन जो है वो, एक इंजीनियर डिग्री लेकर और वो गाड़ी लेकर के एक अनपढ़ आदमी के पास उसे ठीक कराने जाता है और वो मूव करता है कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगाता है और गाड़ी चल बैठती है। तो इसमें वो इंजीनियर की जो डिग्री है वो अप्लाइड नहीं है। हम अगर सारी ज़िंदगी स्विमिंग के बारे में थ्योरी पढ़ते रहें, पर जब तक हम वाटर बॉडी में उतर करके उसको स्विम नहीं करेंगे तब तक वो हमें प्रैक्टिस में नहीं आती। जहाज तब तक नहीं उड़ा सकते जब तक कि हमें वो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर वो है लाइफ स्किल से अटेंड करना। वो स्किल्स, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर जो कि बच्चे को पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने में मौसर साबित हो। सादा सी ज़बान के अंदर हम उसे लाइफ स्किल्स कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, एटीट्यूड कैसा रखना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड किस तरीके से रखना है, ये सारे हमारे लाइफ स्किल्स के अंदर आता है और ये हमने बच्चे को सिखाना होता है। WHO ने जो डेफिनेशन दी है लाइफ स्किल्स की, वो है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडॉप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। मैन फोकस ने किस पे दिया है? अडॉप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर के ऊपर। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ग्रूमिंग, आपकी सीजनिंग, वो सारी की सारी आपकी बिहेवियर से जब वो चलती है। सो बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि ज़िंदगी के अंदर हमेशा मौसर साबित होता है। सो हमारे पास जनरली लाइफ स्किल बेस्ड education is behavior change or behavior development approach designed to address a balance of three areas। तीन एरियाज हैं जिनको एड्रेस करना होता है: नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। नॉलेज डज नॉट मीन कि जो इंफॉर्मेशन हम गूगल में लेते हैं कि हमारे फिजिकली चैलेंज या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हमारे स्कूल में इतना है, या हमारे पास वीमेंस इतनी हैं, गर्ल्स चाइल्ड इतने हैं, बॉयज़ इतने हैं। योगी इंफॉर्मेशन, नॉलेज उस डेटा को इंटरप्रेट करके जो हम उसको एनालिटिकली क्रिटिकली एग्जामाइन करके जो एवर लास्टिंग हमारे पास एक प्रॉपर चीज़ आती है, एक सोल्यूशन आता है, उसे हम नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए और स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यूनिसेफ 2001 ने इसको डिफाइन इस तरीके से किया है। मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट अपने मौक़िफ़ पे आता हूँ कि लाइफ स्किल्स में कुछ कोर सेट ऑफ स्किल्स है, और भी वो सारे कुछ कोर स्किल्स हैं। एक होते हैं कॉग्निटिव और थिंकिंग वाले, जिनको हमने क्रिएटिव, क्रिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें ये ग्रुप आता है। तीन ग्रुप हैं। एक है कौन सा हमारे पास? थिंकिंग वाला, जिसको हम कॉग्निटिव ग्रुप बोलते हैं। एक इमोशन वाला है, एक सोशल है, सोशल लाइफ स्किल्स, इमोशनल लाइफ स्किल्स और कॉग्निटिव लाइफ स्किल्स। और सबसे पहला हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग पहले ग्रुप में आता है, दूसरे में क्रिटिकल थिंकिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, सारे किसमें आते हैं? कॉग्निटिव। ये थिंकिंग वाले आ गए।
दूसरा है इमोशन से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपिंग विद द इमोशंस, इमोशंस के साथ किस तरीके से डील करना है, एम्पैथी, कॉपिंग विद द स्ट्रेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये तुमसे वो हमारे पास इमोशंस वाले। और फिर है सोशल लाइफ स्किल्स, सोशल लाइफ स्किल्स में हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी सोसाइटी से करना है, समाज से करना है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो भी जो है हमने सोशल स्किल्स में आते हैं ये सारे। तो लेट अस हैव अ ग्लांस वन बाय वन, छोटा छोटा हम बिल्कुल क्रस्ट करेंगे ताकि शॉर्टकट हम डिस्कशन कर सकें। पहला है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, और इसमें आप देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? एनालिटिकली चीज को एग्जामाइन करना और उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को जांचना, उसको हर 360 डिग्री पे उसको पूरा किसी प्रॉब्लम को, किसी आइडिया को उसको अच्छे तरीके से सोचना। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्रीज नहीं हो सकती। ये क्रिटिकल थिंकिंग ही है जो बैड और गुड के बीच में डिफरेंशिएट करवाती है। तो बच्चे को क्रिटिकली सोचने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। यदि उनको एक प्रॉब्लम दी तो फिर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है, जो उसको पूछा जाए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली और टू मेक इंटेंशनल एंड इंटेलिजेंट जजमेंट्स अबाउट द पीपल, object, events. It helps us to decide the importance or significance of what is observed, communicated, and to find out the justification before accepting any conclusion. So, critical thinking जो है वो बहुत important है बच्चे के अंदर डालना, ताकि वो किसी चीज़ के pros and cons और एक logical conclusion पर पहुँचे, ताकि वो जो idea derive करे उससे जो प्रॉब्लम को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सके। फिर हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग के बाद का एक प्रोडक्ट है, न्यू आइडिया। और हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग में न्यू आइडियाज आते हैं। वो नया आइडिया किसी पहली तहकीक की बुनियाद पर हो सकता है, या वो नया जो आइडिया है वो बिल्कुल नोवेल हो सकता है। जैसे पेंटिंग है, जैसे म्यूजिक है, कोई कंपोजिशन ऑफ द पोएम्स है, शायरी है। इसी तरीके से कोई नई इन्वेंशन है, नई कोई ऐजाद है। तो ये सारी क्रिएटिव थिंकिंग में आता है ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्रिएटिव थिंकिंग इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल मे डेवलप समथिंग न्यू। इट मे बी न्यू और यूनिक थिंग, आइडिया वगैरह। This creative process involves evaluating the existing situation and develop new ideas or solutions. Individuals having strong creativity can find out solutions to very problem of their life. क्रिएटिव लोग हैं वो प्रॉब्लम्स का हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो प्रॉब्लम्स में उलझते नहीं। डिसीजन मेकिंग जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, खास करके बच्चे के लिए। ये डिसीजन मेकिंग ही होता है कि एक बच्ची बेहोश हो गई इस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। ऑल ऑफ सडन हम वहाँ पे मौजूद थे, तो हमने उसको डिक्लेयर कर दिया सबने कि भाई इसकी जान जा चुकी है। कुछ दूर पहुँचे तो हमने फैसला किया नहीं इसको उतारा जाए, तो उसको हमने पंप किया। हाँ, पंप किया, सीपीआर दिया, आर्टिफिशियल रिससिटेशन किया, तो बच्ची बच गई। और बाद में दूसरे दिन वो इवन इंस्टीट्यूट में भी आए। तो ये वो एक डिसीजन था कि अगर छोड़ दिया जाता तो उसकी जान चली जाती। तो ये डिसीजन होता है कि एक बच्चा अगर म्यूजिशियन है तो हमने उसको म्यूजिक में डाला है या कि किसी मैथमेटिक्स में डाल दिया है। इट मीन्स उसकी पूरी एबिलिटी को हमने डेविएट कर दिया। कपिल शर्मा को अगर हम बायोलॉजी पढ़ाते तो मुझे लगता है वो इतना ग्रो नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि उसका जो एबिलिटी थी वो उस साइड में थी। अल्लामा इकबाल को अगर हम
कोई और डिसिप्लिन पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते तो वो काम की नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर जो क्रिएटिव पावर थी वो क्या थी, शायरी को लेकर के। तो इसी तरीके से ये बच्चे के अंदर उसकी एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना होता है और उसके मुताबिक उसको डिसीजन हमेशा अपना होना चाहिए, डिसीजन हमेशा अपना होना चाहिए। जैसे सर अपना सेकेंडरी डिसीजन लेवल पे जब बच्चा हाँ। पहुंचता है तो वो खुद अपना सब्जेक्ट चूज करे कि मैंने काउंसलिंग काउंसलिंग नहीं, ये भी डिसीजन मेकिंग है। तो उसके लिए बेसिकली ये है कि डिसीजन मेकिंग में बच्चे को इतना आपने नॉलेज दे देना है ताकि वो फैसला कर पाए। अदरवाइज उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो उसके लिए काउंसलर की जरूरत है और उस आदमी की जरूरत है जो प्रॉपर मिसगाइड ना करे, गाइड करे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो वो बच्चे की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके अंदर कौन सी उस तरीके से जो है। और डिसीजन मेकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल दैट हेल्प अस टू टेक राइट डिसीजन। इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू चूज द राइट चॉइस अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो क्रिटिकली एनालाइज करने की बुनियाद के ऊपर आपने उस डिसीजन को अपनाना है जो डिसीजन एप्रोप्रिएट हो और बेनिफिशियल हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बहुत बड़ी एक एबिलिटी है, लाइफ स्किल है जो बच्चों को उससे एक्विप करना चाहिए। सबसे पहले है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या है, और फिर प्रॉब्लम को जो है डिस्कशन में लाना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फाइंड एंड फ्रेम द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को फ्रेम करो, उसको अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम क्या है। डिवेलप अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजीज अपनाओ किस प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इवैल्यूएट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं। रीथिंक, रीडिफाइन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ओवर द टाइम। उसी प्रॉब्लम को बार बार जो है रीडिफाइन करो, उसको रीथिंक करो और फिर एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन करो। वो एल्गोरिथम की बुनियाद पर भी आ सकते हो, कॉमन सेंस की बुनियाद पर भी आ सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम को एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के लिए उसको बहुत बार जो है डिफाइन करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा और फिर जो है उसको जाकर के सॉल्यूशन आता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बच्चे के अंदर जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फाइंड आउट एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज प्रॉब्लमैटिक and every individual face problems in their life. Therefore, this problem solving skill helps an individual to face problem confidently and find out effective solutions. Effective communication. Effective communication refers both verbal and non-verbal communication. Ability of an individual. It helps us to develop our communication skills and improve our ability to express not only feelings and wishes but also needs and anxiety, stress and seeking guidance from others. Basically, effective communication बहुत बड़ा important है। आपका बिहेवियर आपकी बॉडी लैंग्वेज से चल जाता है। एटीट्यूड जो है, ईगो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी पता चल जाता है। किसी के साथ आप चलोगे तो थोड़ा अर्से बाद पता चल जाता है ये बंदा इज फुल ऑफ ईगो। अब ईगो क्या होती है? ईगो है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, मैं उससे सुपीरियर हूँ और मैं उससे क्यों बात करूँ, मैं उससे क्यों मानूँ। हालांकि आदमी कुछ भी नहीं होता। आदमी इतना ही होता है कि हमने सामने आंख बंद कर दी, 2 मिनट के बाद डेड बॉडी। अभी मैं टीचर हूँ, 2 मिनट के बाद उसको डेड बॉडी कहा जाएगा। तो इतना सारा तो इंसान है, तो उसमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी ईगो को क्लियर करना होता है। ईगो हमेशा रिलेशन खा जाती है और इंसानी जो रिलेशनशिप हैं उसमें सबसे जो फर्स्ट चीज़ आपके आगे आती है वो ईगो। तो ये एक
इररिलेवेंट चीज़ है इंसान के माइंड के अंदर। तो बच्चों को ये चीज़ें समझाने की जरूरत है, ठीक है। कि ईगो से उन्हें हमेशा परेशान होना है, कन्फ्लिक्ट से हमेशा परेशान होना है, झगड़ा किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है ना। और उसे आप जब किसी के साथ आप अच्छा करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बात लेते हैं, इसके बदले में मुझसे ये अच्छा करेगा, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से आप क्या होते हैं, हर्ट होते हैं। हालांकि वो बंदा जिसके साथ आपने अच्छाई किया वो भूल चुका होता है। सो तरीका ये होता है कि किसी के साथ अगर अच्छाई करनी है तो फिर उसको भूल जाना होता है, एक्सपेक्टेशन जो है वापस नहीं रहनी, अदरवाइज सडनली आप लोग जो हैं वो हर्ट होंगे। तो ये बच्चों के अंदर हमने उनको समझाना है। आपके जो सरकास्टिक वर्ड्स हैं, हम अक्सर तंज या तौर पर गुफ्तगू करते हैं, तो गुफ्तगू वो कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचना चाहिए। हम ऐसे सरकास्टिक तंज या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों में करते रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। हज़रत अली का कौल है कि आप तो रोज़े की वजह से आप दोज़ख में नहीं जा सकते, नमाज की वजह से शायद आप दोज़ख में ना जाएं। दोज़ख में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ले जाने वाली है वो आपकी ज़बान है, क्योंकि ये आपका अखलाकी मयार बयान करती है। तो सबसे बड़ी जो अफजल इबादत है और अफजल औसाफ में आता है वो क्या है, आपका अखलाकी मयार। आपकी सैलरी बड़ी है, आप बड़े अमीर हैं या आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो ये आपकी ज़ात के लिए आपका ये औसाफ है, और दूसरे के लिए जो है वो आपका इखलाक है। जितना अखलाकी मयार, जितना मर्जी अच्छा आदमी, जितनी मर्जी में नमाज़ें पढ़ लूँ, लेकिन जितना मर्जी में ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्टी डज नॉट मीन कि वो दूसरे के साथ बदअखलाकी करे। तो अखलाकी गिरावट जो है नहीं आती। अखलाकी गिरावट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से पता चलता है, आपकी ज़ुबान। ज़ुबान जो है आपकी मीठी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी मीठी होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए जिसमें दिखावा ना हो। समटाइम क्या होता है, शुगर कोटेड लैंग्वेज वो बड़ी पॉइजनस होती है। ज़्यादा मीठा बोलने वाला आदमी जो है वो अंदर से कुछ और है ना, और बाहर से कुछ और। तो वो क्या होता है, वो एक लिबादा उड़ा होता है ना। दो चार नहीं, हमको सिर्फ एक बता दो, वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो, है ना, तो वो बहुत कम लोग होते हैं। लिहाजा ओरिजिनल बोलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिवनेस एक और हमारे पास क्या है, लाइफ स्किल है। असर्टिवनेस क्या होता है, असर्टिवनेस है कि आपने सिंपल अपने राइट को जानना, उसके लिए खड़ा होना विदाउट डैमेजिंग द राइट्स ऑफ द अदर्स। बात समझ आई ना। असर्टिवनेस डज नॉट मीन कि कोई ये एरोगेंट नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। जो आदमी असर्टिव नहीं है उसमें सेल्फ एस्टीम भी नहीं हो सकती, तो उसको अपना राइट जो है उसको जांचना है, उस राइट के लिए खड़ा होना है विदाउट डैमेजिंग द राइट्स ऑफ द अदर, दूसरे के राइट को डैमेज करने के बगैर। तो ये असर्टिव लोग जो होते हैं वो बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं और वो हमेशा अपराइट रहते हैं। दूसरा एक हमारे पास है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, अपने बारे में सोचना। हाँ, सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ एस्टीम होता है, अगर जिसके पास सेल्फ एस्टीम नहीं है वो बंदा हमेशा इंपल्सिव रहेगा, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, झूठ बोलेगा, हर्ट होगा और दूसरे पर डिपेंड करेगा, उसकी डिपेंडेंसी होगी। तो सो एक लाइफ स्किल में इंपॉर्टेंट सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट, वो सेल्फ डिपेंडेंट आदमी होता है, वो अपने फैसले खुद लेता है और फिर छोटा फैसला नहीं लेता, गिरावट वाली बात नहीं करता। उसको कहते हैं इज्जत नफ्स, उसके अंदर इज्जत नफ्स होती है। और एक और चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, बहुत बड़ा लाइफ स्किल है। सेल्फ अवेयरनेस क्या हुआ, अपने आप को जानना। उसने कितनी अजीम बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। क्योंकि जब हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हम दूसरे को क्या पहचानेंगे, और इतनी बड़ी अल्लाह की ज़ात इलाही को क्या पहचानेंगे, हम कभी नहीं पहचान सकते। तो सेल्फ अवेयरनेस बड़ा लाइफ स्किल है। अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना,
कमजोरी क्या है? गुस्सा आता है। वीकनेस है, ठीक है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस से बात चली, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जिसको कहते हैं पेशेंस। आने वाला बड़े से बड़ा तूफान टल जाता है अगर आपने पेशेंस। एक बंदा आपको मारने आ रहा है, लाठी लेके आ रहा है, ठीक है, आप पेशेंस से डील करते हैं, भाई साहब क्या हुआ, एक बात तो सुनिए, और या आप उसको इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, दूसरा को स्किल इस्तेमाल करते हैं जिससे उस वक्त उसका गुस्सा टल जाए। गुस्सा क्या होता है? गुस्से में क्या होता है? आग होती है ना? गुस्सा एक आग ही है, और गुस्से के अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सेक्रेट हो जाते हैं। वो ब्रेन के अंदर पूरा गाड़ी के ऊपर जैसे फॉग लगी थी, बाहर नहीं देख सकते, ऐसे उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। गुस्सा पागलपन की निशानी है, और जो एक्ट किया जाएगा वो भी गलत होगा, पागलपन एक्ट करेगा। सो एट दैट मोमेंट उसको ओवरलुक करना होता है। अगर 1 मिनट 2 मिनट आप ओवरलुक करते हैं, पानी पीते हैं, तब तक क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाएगा, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन डिजॉल्व हो जाएगा। और गुस्से के अंदर अगर आप जो एक्ट करेंगे, बाद में पछतावा होता है। और दुनिया में सबसे जो नुकसानदेह चीज़ है अपने लिए, वो रिपेंटेंस है, पछतावा है, गिल्टी, सेंस ऑफ गिल्ट। वो इंसान को मार देता है। जब इंसान किसी दोस्त से थोड़ी सी मिसबिहेव हो जाए, जब वो दोस्त रूठ जाए, तो पूरी रात जो इमोशनल वाला आदमी है वो पूरी रात सो नहीं सकेगा। उसका रीज़न क्या? कि उसके अंदर रिपेंटेंस आ जाता है, उसके अंदर गिल्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अंडरस्टैंड करने वाली होती है। जैसे जिसको उसको पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कोई आपने एनालाइज करता है, उसको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी मजबूती है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और क्या वीकनेस है? कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, मुझे डिप्रेशन हो जाता है। सो आदमी क्या करता है कि जब अवेयर हो जाता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है अपने आप को, उस तरीके से वो स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देता है कि मैं ऐसी चीज़ को फेस ना करूँ। दूसरा क्या है? एक लाइफ स्किल है, फियरिज्म को किस तरीके से ओवर करना है ना? तो फियरिज्म जो है दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है। और फेस द फियर, फियर विल डिसअपीयर, ये बहुत बड़ा वेपन है ना? हमारे यहाँ पुंछ के अंदर चला के रोजी मैम थी, कोई उसका इंतकाल हो गया, तो पुंछ में एक रूमर चल गई कि जनाब फलां महल्ले के अंदर रोजी आती है, शक्ति साहब की दुकान पर रोजी आई, वहाँ से जो है उसने चीज़ें खरीदी वगैरह वगैरह, और उस रूमर को इतना बढ़ा दिया गया हुआ ना, पुंछ के अंदर एक फियरिज्म डेवलप हो गया। बच्चे शाम को बाहर नहीं जाते थे, तो हमारे कुछ साथी थे, हम शाम को उसी जगह जाते थे जहाँ कहते थे वहाँ आ गए, तो क्या हो गया? उससे एक फियरिज्म जो है वो ओवरकम। यहाँ पे चोटी काटने वाले आ गए थे ना, तो व्हाट इज दिस? ये एक फियर साइकोसिस था, फियर क्रिएट करना था। और कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसने प्रैक्टिकली अपनी चोटी देखी हो, मेरी चोटी कटी है, बल्कि एक महल्ले ने कहा, उसने कसम खा के दूसरे को कहा फलां की चोटी कटी है, तीसरे को कहा, और ये पूरे इलाका के अंदर क्या हुआ? क्रिटिकली थिंक करने वाले बंदे ने जरूर सोचा होगा कि एक तो बंदा है जो मीडिया के सामने अपनी ये मेरी चोटी है और ये काट दी गई है। तो व्हाट इज दिस? डर पैदा करना जो है ये इंटेंशनली भी समटाइम किया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके लिबादे के अंदर चोर जो है वो अपना फायदा उठाएगा, लुच्चा जो है वो अपना फायदा उठाएगा, है ना? तो समाज के जो दूसरे नासर हैं उसके बेनिफिट लेने के लिए वो ऐसी फियर साइकोसिस जो है वो क्रिएट करते हैं। सो बच्चों के अंदर एक हमेशा जो है बहादुरी के किस्से सुनाने चाहिए, और लॉजिक एंड रीजन वाले सुनाने चाहिए, सुपरस्टिशंस को रिमूव करवाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा मैं लाइफ स्किल की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो 10th में नहीं आते हैं, लेकिन सुपरस्टिशन को रिमूव करवाइए। ये सुपरस्टिशन हमारे समाज के अंदर आज भी पता है ना आपको, बनगुटी होती थी, उसके दोनों पाँव पीछे होते थे, उसके सर में सोने की कंघी थी। यही कहानी मैंने सुनी, यही मेरे पापा ने सुनी, यही मेरे दादा ने सुनी, और यही हम तक ट्रैवल करके आई। आज तक हमने सिंगल टाइम नहीं देखा। और ये क्या है? बट दिस इज काइंड ऑफ सुपरस्टिशन। और बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, वीरवार वाले दिन ये होता है, जुमे वाले दिन ये होता है, फलां दिन ये नहीं करना चाहिए, फलां दिन वो नहीं करना चाहिए। तो वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर ऐसा नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों के पास रात को भी वहाँ झाड़ू लगता है, रात को भी कचरा सफाई करनी है ना? कब नाखून काटने हैं, कब क्या करना है। तो सो लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस हैं जो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, जो कुछ
उसकी वजह से कई फतवात जो है मुझे मेरे ऊपर तो हम परस्ती। नाज़िल हो जाए, है ना। तो अननेसेसरी जो है मुझे नज़र हो जाती है ना। और यहाँ सलमान खान को नज़र नहीं हो रही है, आशिया राय को नज़र नहीं हो रही है ना, मेरी बच्ची को नज़र हो रही है। तो सो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जो हमने सेल्फ, और हमारा भी कसूर नहीं है सर, आप बोल रहे तो नहीं हो गए? नहीं सर नहीं, उसमें हमारा भी कसूर नहीं है, उसमें कसूर है कि हमें जो सुनाया गया हमने वो सुना। मैं सुनी तब हूँ कि मेरे पापा सुनी थी, है ना। कोई हम इनहर्ट किया ना, हमने मजहब इनहर्ट किया, मसलक इनहर्ट किया, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वही सही है। वही सही तो है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है, थिंक करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को मैनेज करना बच्चों के लिए बहुत लाइफ स्किल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। आज के दौर के अंदर हम सब लोग जो हैं वो स्ट्रेसफुल हैं। एक स्ट्रेस ना हुआ तो दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, न्यूट्रिशनल स्ट्रेसेस हैं, सिलेबस चेंज हुआ है उसका स्ट्रेस है। तो ये सारे स्ट्रेसेस जो हैं उनको मैनेजमेंट करने की जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे स्किल्स हमें कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों के अंदर इम्बाइब करें, एनालिटिकल थिंकिंग बनाएं, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर क्रिएट की जाए, डिसीजन मेकिंग किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है या कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे होता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऐसे होता है कि आपने दो बंदों के बीच में झगड़ा हो गया, सादा सी बात, उसमें नंबरदारी करनी है, आपने थर्ड पार्टी डिसाइड करनी है जो दोनों बंदों को जो है, दोनों पार्टीज को क्या है एक्सेप्टेबल, यही होता है। एक बंदे के जमीन पर झगड़ा हो गया, हमने तीसरे बंदे को जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो उसको जो है बीच में लाना है, फिर प्रॉब्लम को दोनों पार्टीज को सुनना है, यही होता है ना। एक पार्टी को भी सुना, दूसरी पार्टी को भी सुना, उन्होंने प्रॉब्लम स्टेट की और अपना व्यू पॉइंट रखा, प्रॉब्लम स्टेट की और अपना व्यू पॉइंट रखा। फिर क्या है, दोनों वो जो नंबरदार होता है बीच वाला मीडिएटर, उसने क्या करना है, एक सोल्यूशन देना है प्रॉब्लम का, जनाब इसका ये सोल्यूशन है। अगर उनको एक्सेप्ट आ गया तो ठीक, दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर उसका दूसरा जो है सोल्यूशन देना है, वो रखा जाए। अगर वो रखा तो देखा कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल है, तो फिर वो जो नंबरदार है, ये मीडिएटर है, ये जो जज है बीच में रखा हुआ, उसने क्या करना है, उस फैसले को सुनाना है, फैसले को राइट करना है, रिटर्न में लाना है ताकि वो सनद रहे फ्यूचर के लिए, और उस फैसले का फॉलो अप करना होता है बाद में, क्या ये इन्फोर्स हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ या आगे चल रहा है कि नहीं। तो ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पावर जो है बच्चों के अंदर बतानी है, ना कि कन्फ्लिक्ट करने की हमने उनके अंदर स्किल पैदा करनी है। तो जनरली जो हम लड़ाइयों की बातें करते हैं घरों के अंदर बैठ करके, या हम कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो गुफ्तगू बच्चे के करियर के ऊपर, उसके ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है, उन सबको अवॉइड करना है। वी आर टीचर, वी आर प्लेज, हम सारे कोशिश करेंगे अपने बच्चों को, महल्ले के बच्चों को, रिश्तेदारों को और स्टूडेंट्स लॉट जो हमारे डिस्पोजल पर होता है, उनको तमाम लाइफ से एक्विट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।